नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन में हिंदू समुदाय में डर के माहौल की। तो ब्रिटेन में हिंदू धर्मस्थलों को लगातार बनाया जा रहा है निशाना। अब स्मैथविक में दुर्गा भवन मंदिर के बाहर किया गया है हंगामा। नारे लगाते हुए मंदिर में फेंकी गई पानी की बोतलें। लेस्टर में भी उपद्रवियों ने मंदिर में की थी तोड़फोड़। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में पाकिस्तान की गैंग का बताया जा रहा है हाथ। तो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में पाकिस्तान की किसी गैंग का हाथ बताया जा रहा है और यही वजह की तमाम जो घटनाएं एक एक करके सामने आ रही है। तो ऐसे में यही नजर आ रहा है कि ब्रिटेन में हिंदू समुदाय में डर का माहौल है। ब्रिटेन में हिंदू धर्मस्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब स्मैथविक में दुर्गा भवन मंदिर के बाहर हंगामा हुआ है। नारे लगाते हुए मंदिर में पानी की बोतलें फेंकी गई है। लेस्टर में भी उपद्रवियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की थी। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में पाकिस्तान की किसी गैंग का हाथ बताया जा रहा है। सोनिया गांधी से मिलेंगे नीतीश और लालू। 2024 से पहले महागठबंधन बनाने की कोशिश है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा, जल्द ही नीतीश कुमार के साथ दिल्ली जाकर सोनिया से मुलाकात करूंगा। मैं अपनी आइडियोलॉजी पर मजबूती से कायम हूं। कई पार्टियों ने बीजेपी के साथ समझौता कर घुटने टेक दिए, लेकिन ना मैं झुका हूं और ना कभी झुकूंगा। मैं झुक जाता तो इतने दिन मुझे जेल में नहीं रहना पड़ता। तो लालू प्रसाद यादव की ओर से ये बयान सामने आया। तो वहीं नीतीश कुमार जो लगातार इसी कोशिश और कवायद में जुटे हुए हैं कि संयुक्त विपक्ष को एक मजबूती के साथ सामने लाया जाए, तो वहीं इसको लेकर के अब सोनिया गांधी से नीतीश तो मिलेंगे ही, साथ ही लालू भी मिलेंगे। 2024 से पहले महागठबंधन बनाने की कोशिश है और कोशिश यही है कि कांग्रेस पार्टी को भी साथ लिया जाए और उसके साथ महागठबंधन की एक तस्वीर सभी के सामने आए। तो वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही नीतीश कुमार के साथ दिल्ली जाकर सोनिया से मुलाकात करूंगा। मैं अपनी आइडियोलॉजी पर मजबूती से कायम हूं। कई पार्टियों ने बीजेपी के साथ समझौता कर घुटने टेक दिए, लेकिन ना मैं झुका और ना कभी झुकूंगा। मैं झुक जाता तो इतने दिन मुझे जेल में नहीं रहना पड़ता। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। वैसे तो कर्नाटक में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी से शुरू हो गया है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को भ्रष्टाचारी साबित करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने सीएम बसवराज बोम्मई के कई पोस्टर लगाए हैं। इनमें क्यूआर कोड लगा हुआ है। स्कैन करने पर खुलती है कांग्रेस की वेबसाइट। इसका नाम रखा गया है 40% सरकार। बताया गया है कि कैसे बीजेपी शासन में राज्य में 40% कमीशन सामान्य हो गया है। तो 40% सरकार का टैग भी लगाया गया है और साथ ही इस क्यूआर कोड के माध्यम से अगर कोई भी स्कैन करता है तो ये सामने आती है पूरी जानकारी, जिसके माध्यम से बताया जाता है किस तरीके से 40% कमीशन एक तरीके से सामान्य सा नजर आ रहा है। तो कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। वैसे तो कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन माहौल अभी से गर्मा गया है। सियासी बाजार जो है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को भ्रष्टाचारी साबित करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने सीएम बसवराज बोम्मई के कई पोस्टर लगाए हैं। इनमें क्यूआर कोड भी लगा हुआ है। स्कैन करने पर खुलती है कांग्रेस की वेबसाइट। इसका नाम रखा गया है 40% सरकार। बताया गया है कि कैसे बीजेपी शासन में राज्य में 40% कमीशन सामान्य हो गया है। गृह मामलों की समिति से हटेंगे कांग्रेस टीएमसी नेता। दोनों पार्टियों के हाथ से जाएगा एक एक पद। गृह मामलों की स्थायी समिति में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, खाद्य उपभोक्ता मामले और जन वितरण मामलों की समिति में है टीएमसी नेता। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय है अध्यक्ष। दोनों समितियों में अब इन पार्टियों को नहीं मिलेगा मौका। अब इस पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया है विरोध। सदन के नेता पीयूष गोयल को पत्र लिखकर मामले में विरोध दर्ज करवाया है। तो सदन के नेता को ये संदेश दिया गया है। तो वहीं गृह मामलों की समिति से हटेंगे कांग्रेस टीएमसी के नेता। दोनों पार्टियों के हाथ से जाएगा एक एक पद। गृह मामलों की स्थायी समिति में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, खाद्य उपभोक्ता मामले और जन वितरण मामलों की समिति में है टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय और टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय अध्यक्ष है। दोनों समितियों में अब इन पार्टियों को नहीं मिलेगा मौका। अब इस पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध जताया है। सदन के नेता पीयूष गोयल को पत्र लिखकर मामले में विरोध दर्ज करवाया गया है। अब बात करेंगे 13 राज्यों में पीएफआई के एक्शन की, यानी कि 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापों की बात कर रहे हैं एनआईए का ये पूरा एक्शन। केरल से पीएफआई अध्यक्ष
ओएमए सलाम गिरफ्तार हुए हैं। 106 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुए हैं। केरल, तमिलनाडु में एनआईए का विरोध किया जा रहा है। लखनऊ से 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। हैदराबाद में पीएफआई का दफ्तर सील कर दिया गया है। असम से 9 पीएफआई कार्यकर्ता हिरासत में है। दिल्ली से भी कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। पीएफआई का दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद गिरफ्तार हुआ है। एनआईए के 300 अधिकारी रेड में शामिल है। तो एनआईए के 300 अधिकारी इस रेड में शामिल है। लगातार छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। तो वहीं 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। केरल से पीएफआई अध्यक्ष ओएमए सलाम गिरफ्तार हुआ है। 106 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ता भी गिरफ्तार। केरल, तमिलनाडु में एनआईए का विरोध किया जा रहा है। लखनऊ से 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। हैदराबाद में पीएफआई का दफ्तर सील कर दिया गया है। असम से 9 पीएफआई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली से भी कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। पीएफआई का दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद गिरफ्तार हुआ है। एनआईए के 300 अधिकारी इस रेड में शामिल हैं। तो पीएफआई के टेरर लिंक पर एनआईए और ईडी की चोट। 13 राज्यों में पीएफआई के 80 से ज्यादा ठिकानों पर छापे। 106 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार। सबसे ज्यादा केरल से 22 पीएफआई नेता गिरफ्तार हुए हैं। वहीं कर्नाटक, महाराष्ट्र से 20 पीएफआई नेता गिरफ्तार हुए हैं। तमिलनाडु से 10, असम से 9, यूपी से 8 पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। आंध्र प्रदेश से 5, दिल्ली से 3, एमपी से 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुडुचेरी से 3, राजस्थान से 2 नेता गिरफ्तार। नवी मुंबई, पुणे में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। बिहार के पूर्णिया में पीएफआई के दफ्तर में छापा पड़ा है। कोलकाता, इंदौर, तेलंगाना में भी एनआईए, ईडी के छापे देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं एक और अपडेट आपको दे दें कि पीएफआई के टेरर लिंक पर एनआईए, ईडी की चोट लगातार जारी है। तो वहीं 14 राज्यों में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। 106 से ज्यादा पीएफआई के कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए हैं। सबसे ज्यादा केरल से गिरफ्तारियां हुई हैं। 22 पीएफआई नेता गिरफ्तार हुए हैं। तो वहीं कर्नाटक, महाराष्ट्र में 20 पीएफआई नेता गिरफ्तार हुए हैं। तमिलनाडु से 10, असम से 9, यूपी से 8 पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। आंध्र प्रदेश से 5, दिल्ली से 3, एमपी से 4 गिरफ्तार हुए हैं। पुडुचेरी से 3, राजस्थान से 2 नेता गिरफ्तार हुए हैं। तो वहीं नवी मुंबई, पुणे में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। तो बिहार के पूर्णिया में पीएफआई के दफ्तर में छापा है। तो वहीं कोलकाता, इंदौर, तेलंगाना में भी एनआईए, ईडी के छापे जारी। तो 14 राज्यों में कार्रवाई। तो वहीं जो गिरफ्तारियों का आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है। हर एक पल एक अपडेट सामने आ रहा है और इन्हीं के साथ जो आंकड़े हैं वो बदलते जा रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन का अनुमान 2025 तक हर चौथा आईफोन भारत में बनेगा। इसमें मैक, आईपैड, एप्पल वॉच और एयरपोर्ट भी शामिल है। चीन में बढ़ता राजनीतिक तनाव और सख्त लॉकडाउन इसका कारण है। टेक कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट कर रही है चीन से भारत में। फिलहाल एप्पल भारत में सिर्फ 5% उत्पादन ही कर रहा है। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बनेगा। तो चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बनेगा और यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो भारत है वो पहली पसंद बनता जा रहा है। तो ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन का ये अनुमान है कि 2025 तक हर चौथा आईफोन भारत में बनेगा। इसमें मैकबुक, आईपैड, एप्पल वॉच, एयरपोर्ट भी शामिल है। चीन में बढ़ता राजनीतिक तनाव और सख्त लॉकडाउन इसका कारण है। टेक कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट कर रही है चीन से भारत में। फिलहाल एप्पल भारत में सिर्फ 5% उत्पादन ही कर रहा है। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बनेगा। तो फिलहाल एप्पल भारत में सिर्फ 5% ही उत्पादन कर रहा है, पर उम्मीद यही जताई जा रही है जिस तरीके से ये अनुमान सामने आ रहा है कि 2025 तक हर चौथा आईफोन भारत में बनेगा। तो ये बड़ा अनुमान और इसके माध्यम से आप ये समझिए भारत का विकास भी होगा, क्योंकि जब यहाँ पर कंपनियां शिफ्ट होगी, पहली पसंद भारत बनेगा, तो ऐसे में लोगों को यहाँ पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको नई टेक्नोलॉजी सीधे मिल पाएगी। और ऐसे में एक और तो ये जो चीज़ें अभी हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देने के बाद मिलती है या कहें कि बहुत ज़्यादा टैक्स देने के बाद मिलती है, तो ऐसे में अभी चीज़ें थोड़ी सस्ती भी हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर जो भारतवासी हैं, जो भारत के लोग हैं, तो ऐसे में उनको भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो 2025 तक हर चौथा आईफोन भारत में बनेगा। यहाँ के जो युवा हैं, नई पीढ़ी है, उनको भी मौका मिलेगा। और निश्चित तौर पर जब कोई बड़ा उद्योग धंधा किसी क्षेत्र में स्थापित होता है तो वहाँ का भी चहुमुखी विकास होता है। ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब यहाँ पर डलेगी तो कोशिश होगी कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं को उनमें रखा जाए। यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं उनको बड़े बड़े पदों पर आसीन किया जाएगा। और यही वजह की उम्मीदें इससे कई ज़्यादा है। तो चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बनेगा।